हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी इस साल डीयू के पीजी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। एंड इसी के साथ हम रीएलोकेशन वाला जो फंडा है उसको भी देखेंगे कि क्या आपको रीएलोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप कर देते हैं रीएलोकेशन के लिए अप्लाई तो आफ्टर दैट क्या आपका नेक्स्ट लिस्ट में नाम आएगा, और अगर नहीं आया तो क्या आपको वही वाला कॉलेज अलॉट होगा जिसमें आपका एडमिशन ऑलरेडी हो रहा था फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ अन्य कुछ जो कमेंट है बच्चों के उनका आंसर भी देने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी पूरा सॉल्यूशन मिल जाए उनका, जो भी उन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स देखने को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल कि आपको रीएलोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर आप रीएलोकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो क्या चांसेस है कि आपका जो सेकंड लिस्ट आएगी एडमिशन की उसमें जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है वो वाला कॉलेज अलॉट होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी है, एक तो बीएड वालों के लिए अलग है एंड एमए और जितने भी एमएससी या एमकॉम के जो कोर्स हैं उनके लिए अलग है। तो देखिए, अगर आप एमए या फिर एमकॉम या फिर मास्टर्स का कोई कोर्स करते हैं एक्सेप्ट बीएड, तो आपको रीएलोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वहाँ कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में आपने रीएलोकेशन के लिए अप्लाई करा है, फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया था जो कॉलेज आपने, तो अगर उस कॉलेज में सीट्स अवेलेबल होगी आपकी कैटेगरी में एंड आपके कोर्स में, तो ज़रूर आपको वो कॉलेज रीअलोकेट हो जाएगा। बट जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके केस में क्या होता है कि आपको रीअलोकेशन का शायद ही ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, बट अगर दिख भी रहा है वहाँ पे तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप अगर रीअलोकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे आपको रीअलोकेशन के बाद सेकंड जो लिस्ट आएगी उसमें कोई गारंटीड नहीं है कि आपको रीअलोकेटेड कॉलेज मिल जाएगा। और वहाँ पे बहुत ही रिस्क लेने वाला काम है कि अगर आप रीअलोकेशन का करते हैं बीएड में, तो जो फर्स्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा था वहाँ से तो एडमिशन कैंसिल हो ही जाएगा, बट जब आप रीअलोकेशन के लिए अप्लाई करेंगे और सेकंड लिस्ट आएगी तो उसमें ये भी हो सकता है कि आपका नाम ना भी आए, क्योंकि जिस कोर्स के लिए जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई करा तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी सीटें उस कैटेगरी में बची हो सीआई में अगर आप रीअलोकेट कर रहे हैं। तो मैं बस यही कहूँगा बीएड वालों के लिए कि आप अपना रीएलोकेशन का ना करें, कुछ कुछ भी रीएलोकेशन के लिए अप्लाई ना करें अगर आपका शो हो रहा है रीएलोकेशन का ऑप्शन। बट वैसे तो रीएलोकेशन का ऑप्शन शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीयू की ये स्टेटमेंट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएड के कोर्स के लिए जितने भी कॉलेज हैं वो अपने आप में सक्षम है, अपनी फैकल्टी के साथ, अपनी फैसिलिटीज़ के साथ, वो सारे बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। तो इसीलिए अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाता है बीएड में तो आप उसको रीएलोकेट नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप कर रहे हैं ऐसा, तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा काम नहीं होगा, या फिर ये ठीक नहीं होगा आपके लिए आगे फ्यूचर में कि आपका एडमिशन रीएलोकेशन में दूसरे सीआई में हो जाए, या फिर जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई करा रीएलोकेशन के लिए उसमें हो जाए। तो ठीक है, बीएड वालों को अपना रीएलोकेशन नहीं करना चाहिए, ये मेरी फाइनल स्टेटमेंट है। बाकी आप अपना देख लेना, आपको अच्छा लगता है या फिर आपका मन है रीएलोकेशन का तो कर सकते हैं। बाकी मेरा तो यही सजेशन है कि आप रीएलोकेशन के लिए अप्लाई नहीं करें। बट एमए हो गया या फिर एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, ये जितने भी बच्चे हैं ये अपना रीएलोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, एमए के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जो भी एमए के कोर्सेज हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड सीट्स आपकी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो देखिए, जिस भी कॉलेज में आप रीएलोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमए में, तो उस कॉलेज में पर्टिकुलर सीट्स अगर बची होंगी आपके कोर्स में एंड आपकी कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी के आप हैं, तो आपको डेफिनेटली रीएलोकेशन के जरिए रीएलोकेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट कॉलेज में एंड आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है बाय चांस, तो आपका जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में जिस भी कॉलेज में एडमिशन हो रहा था वो भी आपको नहीं मिलेगा वहाँ से, क्योंकि एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये साफ साफ आपका रीएलोकेशन जब आप करने जाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे आप कि जिस भी कॉलेज में आप रीएलोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं,
मतलब जैसे ही आप रीएलोकेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट थी जिसमें आपका एडमिशन हो रहा था जिस कॉलेज में, वहाँ से एडमिशन प्रोसीजर कैंसिल हो जाएगा और आपका रीएलोकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। देन सेकंड लिस्ट आती है और उसमें अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको उस कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस भी फिर आपके समाप्त हो जाएंगे लगभग। अगर थर्ड लिस्ट में आ जाता है, फोर्थ में आ जाता है तो बात अलग है। बाकी एडमिशन आपका हो या ना हो ये कोई चांसेस नहीं है रीएलोकेट के समय। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी सीट सिक्योर करें, रीएलोकेशन का फंडा छोड़ें। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में या फिर उस कोर्स में इतनी सीटें हैं कि आपको रीएलोकेट हो जाएगा, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ही आप रीएलोकेट का ऑप्शन चूज़ करें। बाकी अभी कुछ बच्चों के और डाउट हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये कमेंट देख सकते हैं रश्मि भाटिया का, इन्होंने रीएलोकेशन के बारे में पूछा था, तो शायद इनका जवाब इन्हें मिल गया होगा कि रीएलोकेशन इन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर क्या फ़ायदा हो सकता है इससे और क्या नुकसान हो सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रीएलोकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप बीएड में हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, और एमए में है तो आप कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखते हुए करना आप रीएलोकेशन। इसके अलावा नेक्स्ट है, सर इफ़ someone choose the language subject in registration can they change into home science subject after cut-offs। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई और सब्जेक्ट चूज़ करा था, कोई और पेडागोजी सेलेक्ट करी थी, एंड नाउ कट ऑफ आने के बाद यू कैन चेंज योर पेडागोजी एंड योर सब्जेक्ट। तो ऐसा बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले ही करनी पड़ती है कि आपका पेडागोजी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है ना, आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये अभी नहीं हो सकता है, ये आपको पहले ही सेलेक्ट करना चाहिए था। अब आपकी कट ऑफ आएगी एंड जिस भी पेडागोजी के लिए आपने अप्लाई करा है उसी पेडागोजी में आपको अपना एडमिशन होगा, एंड या फिर जो भी कट ऑफ आएगी वो उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन फर्दर होगा। फिर नेक्स्ट है कि सर फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड नहीं कर पाए, सर एडमिशन आगे प्रोसीड होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि जब आप मार्कशीट अपलोड नहीं कर पाए हैं तो सिंपल सी बात है कि जो आपका फॉर्म है वो आगे प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं तो आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो आगे प्रोसीड नहीं होता है, आपका वहीं से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने हैं एंड अपलोड करने हैं। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन और है कि फ़ी रिफ़ंड हो जाती है क्या? लाइक आपने फ़ी पेमेंट कर दी एंड देन उसके बाद आप रीएलोकेट करना चाहते हैं या फिर उस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो क्या आपकी फ़ी रिफ़ंड होती है? तो हाँ, आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाती है, बट उस फ़ी में से कुछ परसेंट आपका कट जाता है एंड बाकी फ़ी आपको रिफ़ंड कर दी जाती है। जिस भी अकाउंट की डिटेल आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी थी तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगी, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लाइक आपको 2-3 महीने भी लग सकते हैं। इंस्टेंट आपकी फ़ी रिफ़ंड नहीं होती है, तो फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी ज़रूर, बट आपको टाइम लगेगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो ये हो सकता है आपको टाइम लगे, बट फ़ी आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है, बाकी एक कमेंट और देखने को मिला था बच्चों का कि अभी नेक्स्ट कट ऑफ कब आएगी, नेक्स्ट जो कट ऑफ लिस्ट आएगी, एडमिशन लिस्ट आएगी, वो कब आएगी? तो आपकी जो नेक्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी वो 26 को आएगी, और 26 को जैसे ही आपकी नेक्स्ट कट ऑफ आएगी तो हम आपको सूचित कर देंगे। तो उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी हम पे आप सब छोड़ दीजिए कि आपका एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर होगा, या फिर कैसे क्या करना है आपको, वो हम बताते रहेंगे, अप टू डेट करते रहेंगे। बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई बच्चों का डाउट हो तो आप अपना कमेंट में करें, हम वहाँ पे पढ़ेंगे उसे, एंड जो भी स्टेप होगा उसको सॉल्ट आउट करने के लिए या फिर जो भी हमारी तरफ से बन पड़ेगा आपकी परेशानी का हल निकालने के लिए वो हम करेंगे। आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, या फिर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे भी आपकी डिटेल्स देखते हुए आपकी जो भी क्वेरी है उसे सॉल्ट आउट करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप आपको सब डिटेल्स या जितनी भी रीएलोकेशन के बारे में जानकारी थी वो सब अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको रीएलोकेशन के लिए अप्लाई करना है नहीं करना है, या फ़ी रिफ़ंड आपकी होगी या नहीं होगी, और नेक्स्ट कट ऑफ कब आएगी। तो ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, एंड जय हिंद।